जाएंगे क्विक रिवीजन की तरफ। कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये बिहार राज्य में है। दूसरा प्रश्न, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को। तीसरा प्रश्न, एसडीजी के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये मैक्सिको है। चौथा प्रश्न, किस देश में मोहम्मद हुसैन रोबल नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये सोमालिया है। और पांचवा प्रश्न, हाल ही में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 किस सदन में पारित किए गए? तो राज्यसभा में। वहीं छठवां प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है, वह किस मंत्रालय की मंत्री थी? तो ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थी और अब इस मंत्रालय के मंत्री बन गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर। सातवां प्रश्न है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला, वास्तुकला और कला साहित्य के विद्वान का नाम क्या था जिनका 16 सितंबर को निधन हो गया? तो इनका नाम था डॉक्टर कपिला वात्स्यायन। और आठवां प्रश्न है कि किसे एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये विकास खन्ना है, सेफ है ये। और नवा प्रश्न है कि आईएमडी द्वारा जारी किया गया ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष भारतीय शहर कौन सा है? तो इसमें शीर्ष पर भारत का हैदराबाद है। और 10वां प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस राज्य की खेल एकेडमी को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है? और ये मध्य प्रदेश की खेल एकेडमी को बनाया गया है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो इस सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 116 है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक 2020 और ये याद रखिएगा हर साल जारी होता है। कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक जारी करता है। अब इस बार की हम बात करें तो वार्षिक जो मानव पूंजी सूचकांक है उसमें 174 देशों को काउंट किया गया था और इन 174 देशों में भारत 116वें स्थान पर था। जबकि पिछले साल यानी कि 2019 की हम बात करें तो 2019 भारत में जो है 2019 में भारत 157 देशों में 115वें स्थान पर था, यानी भारत की रैंकिंग इस बार एक स्थान नीचे आ गई है। वहीं अगर मानव पूंजी सूचकांक रिपोर्ट में स्कोर की बात करें तो 2018 में 0.44 था, ये 2020 में बढ़कर 0.49 हो गया है। इस सूचकांक में नंबर 1 पर कौन सा देश है? तो नंबर 1 पर इसमें सिंगापुर है, उसके बाद हांगकांग दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर जापान है और चौथे नंबर पर साउथ कोरिया है। तो और उसके अलावा 5वें नंबर पर कनाडा है। तो ये आप याद रखेंगे। अब बात करेंगे विश्व बैंक की, जिसके द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी कहाँ है? तो ये अमेरिका की राजधानी है। स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। और अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। एमडी और मुख्य वित्त अधिकारी कौन है यहाँ की? तो ये है अंशुला कांत, ये भारतीय हैं। अब पिछले कुछ करंट अफेयर की मैं बता देता हूँ क्योंकि हमारा नया सेक्शन जोड़ा गया है और ये कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जो पिछला हम करंट अफेयर में मैं आपको महीने 2 महीने के अंदर पढ़ाता हूँ तो वो भी यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। जैसे विश्व बैंक की बात आई तो विश्व बैंक ने भी आपको मैंने करंट अफेयर में बताया था सितंबर के महीने में ही कि 82 करोड़ डॉलर का ऋण दिया है हिमाचल प्रदेश में सड़क परियोजनाओं के लिए। उसके अलावा यहाँ पर इंडेक्स की बात आई है तो सूचकांकों की अगर बात आई है तो वैश्विक आर्थिक सूचकांक जारी हुआ था। ये भी मैंने आपको बताया था कि 26 स्थान नीचे इसमें खिसक कर भारत 105वें स्थान पर आ गया है। इसके अलावा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 के मुकाबले 4 स्थानों को भारत ने पार करके ये 48वें स्थान पर भारत आया है और पहली बार इसमें टॉप 50 में भारत रहा है। तो ये इंडेक्स भी आप याद रखेंगे। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि हाल ही में बीएसएफ और किस देश के बीच बॉर्डर गार्ड का डीजी स्तरीय 50वां सम्मेलन संपन्न हुआ? और ये संपन्न हुआ बांग्लादेश का जो बॉर्डर गार्ड है यानी कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड बीजीबी इसको कहा जाता है और भारत का। डिटेल लिख लीजिए इसकी क्या है। तो भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ। ये बीएसएफ के बारे में आप ये याद रखेंगे कि बीएसएफ का जो काम है भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश इन 2 देशों की जो सीमा है उन 2 देशों की सीमाओं पर रक्षा करने का काम बीएसएफ का है। तो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी और बीएसएफ इन दोनों का 50वां डीजी स्तर का सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पूरा हो गया और इन दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों के बीच आयोजित 4 दिवसीय सम्मेलन था। इसमें सीमा पर कैसे प्रबंधन किया जाए, कैसे सुरक्षा बढ़ाई जाए, तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात हुई और दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मवेशियों की तस्करी, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी, इस प्रकार की जो आपराधिक गतिविधियां होती है उनको कम करने के लिए संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग पर सहमति व्यक्त की है।
बात हम बांग्लादेश की करेंगे। यहाँ की राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है और मुद्रा यहाँ की टका है। चलिए मैप में मैं आपको बांग्लादेश लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको बांग्लादेश जाना है तो भारत ने बांग्लादेश को तीनों तरफ से घेरा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बांग्लादेश है और इसकी राजधानी यहाँ पर ढाका है। तीनों तरफ से बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है। केवल इस तरफ इसकी सीमा जो है म्यांमार के साथ में लगती है और नीचे बंगाल की खाड़ी है। बात करेंगे अब हम पिछले करंट अफेयर की बांग्लादेश से संबंधित तो या बीएसएफ से संबंधित। तो बीएसएफ के बारे में मैंने आपको बता दूं कि राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये भी करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट चीज है जो आप याद रखेंगे। अब आगे होगी बात तीसरे प्रश्न की कि भारत के कितने समुद्री तटों के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल की अनुशंसा की गई है और भारत के 8 ऐसे तट हैं जिनके लिए अनुशंसा की गई है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत के जो 8 समुद्र तट हैं उनके लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल की अनुशंसा की गई है और ये प्रमाणन जो है एक डेनमार्क की एजेंसी है। डेनमार्क कहाँ पर है? यूरोप का एक देश है। यहाँ की एक एजेंसी है, वो 33 अलग अलग मानकों पर किसी भी बीच जो होते हैं, समुद्र तट जो होते हैं, उनको जांचती है और उसके बाद ये प्रमाण पत्र देती है। ब्लू फ्लैग के लिए जो अनुशंसित समुद्र तट हैं उनमें शामिल कौन कौन से हैं? तो गुजरात का शिवराजपुर है, दमन और दीव का घोघला, कर्नाटक का कासरकोड और पादुबिद्री, केरल का कप्पाड़, आंध्र प्रदेश का रूसीकोंडा, उड़ीसा का गोल्डन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राधानगर। ये वो बीचेस हैं जिनको इसके लिए अनुशंसा की गई है। तो ये आप याद रखेंगे। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि संयुक्त राष्ट्र की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल भारतीय का नाम क्या है? तो इनका नाम है उदित सिंघल, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय युवा हैं उदित सिंघल और इनको जो सतत विकास लक्ष्य हैं SDG जिनको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनके 2020 के क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए चुना गया है, यानी कि 17 साल से कम उम्र के ऐसे लोग जिन्होंने SDGs की यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जिनको हमें 2030 में पूरी दुनिया को प्राप्त करना है, इसको प्राप्त करने के लिए अच्छा काम किया है, उसमें शामिल किया गया है और ये जो है सतत विकास लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। ऐसे ही लोगों को इसमें शामिल किया जाता है, युवा लीडर्स को। उदित सिंघल क्या करते हैं? तो उदित सिंघल जो है ग्लास टू सैंड करके एक संस्था है या एक स्टार्टअप है, उसके संस्थापक हैं। ये काम ये करती है कि दिल्ली के अंदर कांच के जो कचरा होता है उसको चुनौती से निपटती है और एक शून्य अवशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र का आधारित एक पहल एक्चुअल में क्या करते हैं कि ये जो कांच होता है, कांच को क्रश करके उसको रेत में तब्दील कर देते हैं और उसका यूज फिर उस रेत का यूज जो है वो निर्माण विनिर्माण उद्योग में फिर से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो कचरा होता है उसको आगे बढ़ने से बचाते हैं। आगे बढ़ेंगे। बात पांचवें प्रश्न की होगी कि भारत की पहली कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट वॉच टाइटन पे किस बैंक के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से। ये ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो टाइटन कंपनी इसने भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के साथ मिलकर एक ऐसी घड़ी पेश की है जो बिना किसी संपर्क के पेमेंट करने में ही सक्षम होगी। इस घड़ी का नाम क्या रखा गया है? तो टाइटन पे इस घड़ी का नाम रखा गया है और इस घड़ियों को उसके मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो से लेस किया गया है। अब इसमें होगा क्या, मैं आपको बता देता हूं कि SBI के जो ग्राहक होंगे वो अपना बिना कार्ड स्वाइप किए केवल इस घड़ी को POS मशीन, ये जो मशीन होती है जिसमें आप कार्ड स्वाइप करते हैं, इसको POS मशीन कहा जाता है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। इस मशीन पर केवल टच करना होगा और टच करने के साथ ही पेमेंट इसमें हो जाएगा। याद रखिएगा ये घड़ी स्मार्ट घड़ी नहीं है, केवल ये जो रेगुलर घड़ी है उसी टाइप की घड़ी है, उसमें एक ये फीचर जोड़ा गया है, तो ये आप याद रखेंगे। बात करेंगे SBI की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, मुख्यालय मुंबई में और अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। वहीं पिछले करंट अफेयर में बात करें SBI की, तो दिनेश कुमार खारा को भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के नए चेयरमैन होंगे, इसकी घोषणा की गई थी। उसके अलावा विनय टोन्स ये SBI म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। बढ़ेंगे आगे। बात छठवें प्रश्न की होगी कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? और ये योजना शुरू की गई है गुजरात राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो गुजरात सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना
UY इसका शुभारंभ किया गया है और इस योजना के तहत राज्य में जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के समूहों का गठन किया जाएगा। 10-10 महिलाओं का ये समूह रहेगा और उन समूह को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, यानी उस ऋण पर कोई ब्याज नहीं वसूला जाएगा। जो ऋण होगा वो गुजरात सरकार देगी और इसके तहत शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 50-50 हजार संयुक्त देयता और अर्निंग समूह इस प्रकार से गठित किए जाएंगे, यानी 50,000 शहरी क्षेत्रों में और 50,000 ग्रामीण क्षेत्रों में। बात गुजरात की करते हैं। यहाँ की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। अब पिछले कुछ करंट अफेयर में गुजरात की हमने बात की थी कि गुजरात ने अपनी पहली राज्य धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा कर दी है। उसके अलावा राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम की रैंकिंग में सबसे बेहतर प्रदर्शन जो है वो गुजरात का रहा है। तो ये 2 करंट अफेयर की न्यूज भी आप गुजरात के बारे में याद रखेंगे। इसके अलावा पहली बार गुजरात में सी प्लेन सेवा ये 31 अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाली है। अब बात होगी 7वें प्रश्न की कि कौन सा देश जिबूती आचार संहिता DCOC इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है, और इसमें शामिल हुआ है भारत, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया है। जिबूती आचार संहिता, जिसको जेद्दा संशोधन के नाम से भी जाना जाता है, इसमें शामिल हो गया है। और जिबूती आचार संहिता एक क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता है, जैसे आसियान है इसी प्रकार का ये समझौता है। आसियान कंट्रियों का समूह इसी प्रकार से एक आचार संहिता है, ये इन देशों के द्वारा मानी जाती है, इन देशों के बीच में हुआ है। अब ये क्या है ये जान लीजिए आप। तो जो पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र है और अदन की खाड़ी है, यहाँ पर लाल सागर में इन जगहों पर समुद्री जहाजों पर जो चोरी होती है, डकैती होती है, तो उसका मुकाबला करने के लिए ये एक प्रकार की संहिता बनाई गई है, एक प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है और 29 जनवरी 2009 को इसको अपनाया गया था। बात 8वें प्रश्न की होगी कि किस देश का फिमिसिनो एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग मानने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है, और ये एयरपोर्ट स्थित है इटली में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो इटली की राजधानी है रोम और रोम में स्थित है फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये यूके आधारित एक एयरपोर्ट और एयरलाइन सर्विस फर्म है स्काईट्रैक्स। इसने इसको कोविड-19 में 5 स्टार एयरपोर्ट रैंकिंग दी है और ऐसा इस रैंकिंग को पाने वाला ये दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है। इटली का ये सबसे व्यस्त एयरपोर्ट माना जाता है, इसको लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब जो फिमिसिनो हवाई अड्डा है, यहाँ पर कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने के लिए काफी कारगर कदम उठाए गए हैं और इसीलिए 5 स्टार रेटिंग इसको मिली है। बात इटली की करते हैं कि राजधानी रोम है और प्रधानमंत्री यहाँ की गुइसेप कोंटे और मुद्रा यहाँ की यूरो है। अच्छा, यहाँ की जो राजधानी रोम है इसके अंदर एक और सिटी स्थित है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। तो ये भी आप याद रखेंगे कि वेटिकन सिटी कहाँ पर है। तो रोम शहर के अंदर स्थित है वेटिकन शहर, जहां पर प्रमुख कौन होते हैं, पोप होते हैं, जो कैथोलिक ईसाइयों के प्रमुख हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको इटली जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा पश्चिम में आप जाएंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये यूरोप है, और यूरोप में ये जो आपको बड़ा सा देश आपको दिखाई दे रहा है जो पूरी तरह से मेडिटेरियन सी में है। हालांकि इसके जो पास सी हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे नीचे को जो सागर है इसको इनोनियन सागर के नाम से जाना जाता है, जबकि इस तरफ आप ये देख रहे हैं इसको टेरेनियन सागर के नाम से जाना जाता है। राइट, तो ये आप याद रखेंगे। इस सागर को, ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको एड्रियाटिक सागर के नाम से जाना जाता है, और ये पूरा इटली देश है। इसकी राजधानी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये रोम है। आसपास कौन कौन से देश लगे हुए हैं, तो इस तरफ देखेंगे तो फ्रांस लगा हुआ है, इस तरफ स्विट्जरलैंड लगा हुआ है, इस तरफ ऑस्ट्रिया लगा हुआ है और इस तरफ इसकी सीमा स्लोवेनिया के साथ में लगी है। तो ये आप याद रखेंगे। अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे 9वें प्रश्न की कि ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टेक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये बने हैं सुरेश रैना, जो भारतीय क्रिकेटर हैं, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टेक्स, इसने सुरेश रैना को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, और इस साझेदारी के बाद रैना को ब्रांड के जो आगामी क्रिकेट अभियान होंगे उनमें वो 9 स्टेक्स को प्रचार प्रसार करेंगे। रैना पिछले महीने ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की थी। जब एम एस धोनी ने संन्यास लेने की घोषणा की थी उसके तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर इन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी।
अब बात करें पिछले कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स की, जैसे शेन वॉर्न को जो है राजस्थान रॉयल्स जो क्रिकेट टीम है उसके मेंटर और ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके अलावा बजाज अलियांज ने जो है आयुष्मान खुराना को हम अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रोहित शर्मा जो है ओकले करके एक स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड है जो चश्मे वगैरह बनाता है, तो उसके जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो रोहित शर्मा बनाए गए हैं। बात 10वें प्रश्न की करेंगे कि आईपीएल का 13वां सत्र किस देश में शुरू हुआ है। तो आईपीएल का जो 13वां सत्र शुरू हुआ है ये शुरू हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां संस्करण 19 सितंबर 2020 को संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ की एक जगह है अबू धाबी, यहाँ की राजधानी है, यहाँ पर शुरू हुआ है। और आईपीएल का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुआ। कोविड-19 महामारी के कारण जो यूएई में इसको स्थानांतरित करना पड़ा और ये टूर्नामेंट अब केवल टीवी कार्यक्रम है, यानी कि इसमें दर्शक भाग नहीं ले रहे हैं, केवल टीवी पर इसका प्रसारण हो रहा है। ये 3 जगह पर होगा, अबू धाबी जो कि यूएई की राजधानी है, शारजहां और दुबई। तो यहाँ पर कुल इन तीनों जगह पर करके 60 मैचेस खेले जाने हैं। बात संयुक्त अरब अमीरात की करते हैं तो यहाँ की राजधानी अबू धाबी है और राष्ट्रपति यहाँ के खलीफा बिन जायद अल नहयान है। मुद्रा यहाँ की संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। चलिए मैप में मैं आपको अब संयुक्त अरब अमीरात लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको यूएई जाना है तो मूव करना पड़ेगा थोड़ा सा पश्चिम में आप जाएंगे तो ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये येलो कलर का, ये है यूएई और इसकी राजधानी है अबू धाबी, जहां पर पहला मैच यहाँ का खेला गया, किसका, आईपीएल के 13वें सेशन का। जबकि इसका एक और शहर है दुबई, ये याद रखिएगा, जहां पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है। आसपास कौन कौन से देश है, तो इस तरफ देखेंगे तो ओमान है और इस तरफ आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया लगा हुआ है। बात पिछले करंट अफेयर की करें तो ड्रीम 11 जो आईपीएल से संबंधित है, मैंने आपको बताया ड्रीम 11 जो है वो आईपीएल टी20 की टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट इसके पास में है, जबकि अनअकैडमी इसकी ऑफिशियल पार्टनर है आईपीएल 2020 की। अब संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के साथ शांति समझौता किया है और ये जो खाड़ी देश थे अरब देश, उनका तीसरा देश था जिसने इजराइल के साथ शांति समझौता किया था। और संयुक्त अरब अमीरात के बाद में बहरीन ने इसी प्रकार का एक शांति समझौता इजराइल के साथ किया है। तो अब 4 देश हो गए हैं जिन्होंने इजराइल के साथ शांति समझौता किया है, जॉर्डन, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। तो ये आप याद रखेंगे। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो नए चेयरमैन बने हैं परेश रावल, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर दिया और जिन्होंने सही उत्तर। अब आज का सवाल होगा कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है। तो इसमें भारत किस स्थान पर है, तो याद रखिएगा इसमें जो भारत है वो किस स्थान पर, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।